एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, ये आज आपकी 10 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की जो है 9 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है। प्रश्न आपका आज का जो है वो पूछा गया है कि गांधी जी के आदर्श राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने जो है आदर्श राज्य की जो अवधारणा दी है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आपको पहले हेडिंग डालनी होगी आदर्श राज्य की अवधारणा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या मेरे प्यारे दोस्त कि सत्य और अहिंसा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, सत्य और अहिंसा गांधी जी की विचारधारा के आधार हैं। उनके जो गांधी जी की विचारधारा थी उनके दो ही आधार थे, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। सत्य का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ट्रुथ, और अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना। हिंसा किसे कहते हैं? जब आप कहीं पे मारपीट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो उसको हिंसा कहलाता है। ठीक है, और आप किसी के साथ प्रेम के भाव के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपस में ही बातों में हर चीज़ों को सुलझा ले रहे हैं, तो वो आपकी अहिंसा कहलाती है। ठीक है, बात करें गांधी जी की विचारधारा, और प्रत्येक सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं गांधी जी की जितनी भी विचारधारा हैं और प्रत्येक जितने सिद्धांत हैं वो सारी चीज़ जो हैं आपकी सत्य और अहिंसा पर क्या है, आधारित हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में भी इसी प्रकार की आदर्श भावना के दर्शन होते हैं। मतलब कह रहे हैं गांधी जी के जितनी भी राजनीतिक विचार हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आपको इसी प्रकार के आदर्श भावना के दर्शन होंगे। ठीक है, बात करते हैं, गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक राज्य अथवा सरकार को अहिंसा और सत्य पर आधारित होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं गांधी जी यह लिखते हैं कि जितना भी राज्य है, प्रत्येक राज्य जो है वो जितनी भी सरकार हैं, उनको क्या होना चाहिए, सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी ने ऐसे राज्य की स्थापना का विरोध किया है जो हिंसा और क्रांति का पर आधारित हो। मतलब कह रहे हैं गांधी जी ऐसे राज्य की क्या करते हैं, ऐसे राज्य की स्थापना की विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं कि क्या कहते हैं कि जिसमें हिंसा और क्रांति पाई जाती हो। ठीक है, बात करें गांधी जी के राजनीतिक विचारों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे जो गांधी जी के विचार हैं उनको जो है कुछ भागों में हम बांट सकते हैं। पहला बताया उन्होंने अराजकतावाद। क्या मेरे पास दोस्त, अराजकतावाद के बारे में बताया है। यहाँ पे देखें तो यदि हम गांधी जी के विचारों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी अराजकतावादी थे। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम गांधी जी के विचारों का अवलोकन करते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि उनकी जो विचारधारा थी, जो उनका विचार था वो कैसा था, अराजकतावादी था। ठीक है, बात करें उन्होंने नैतिक दृष्टि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने नैतिक दृष्टि से राज्य का विरोध किया है। ठीक है, राजनैतिक दृष्टि से क्या किया है, राज्य का विरोध किया है। गांधी जी के अनुसार राज्य साध्य, साध्य का मतलब जिसे इंड कहते हैं, ना होकर नागरिकों की बहुउद्देशीय विकास का साधन है, मीन्स है। ठीक है, तो वो बताते हैं, कौन बताते हैं, आपके गांधी जी बताते हैं। गांधी जी ने राज्य को उचित न मानते हुए यह स्वीकार किया है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी जो है राज्य को उचित नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं कि गांधी जी ने राज्य को उचित न मानते हुए यह स्वीकार किया है कि राज्य क्या है, व्यक्ति के जीवन की प्रगति, मतलब जो व्यक्ति के जीवन में प्रगति आपको दिखाई पड़ती है उनके मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, बात करें राज्य में जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनका उद्देश्य व्यक्ति को शोषण से रोकना है। मतलब कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा जिन जिन को उन कानूनों को बनाया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जितने भी व्यक्तियों का शोषण हो रहा है उनको रोका जा सके। ठीक है, बात करते हैं, गांधी जी का विचार था कि राज्य की अनिवार्यता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी का यह विचार था कि राज्य की अनिवार्यता व्यक्ति की नैतिकता का हास्य करती है। क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति की नैतिकता का हास्य करती है। व्यक्ति के उन्हीं कार्यों को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति के उन्हीं कार्यों को गांधी जी ने नैतिक माना है जो व्यक्ति की इच्छा के अधीन किए जाते हैं। किसके किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति की इच्छा के अधीन किए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि राज्य व्यक्ति को मशीन भांति कार्य करने के लिए विवश करता है। क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति को मशीन के भांति कार्य करने के लिए क्या कर देता है, विवश कर देता है। राज्य से सबसे अधिक हानि
उस समय होती है जब राज्य हिंसात्मक साधनों का सहारा लेता है। मतलब कह रहे हैं कि राज्य से सबसे ज़्यादा हानि हमें उस समय देखने को मिलती है जब क्या होता है कि राज्य क्या करता है, हिंसात्मक, जिससे लोगों को चोट पहुँच सके, जिससे लोगों को हानि हो सके, उन प्रकार के साधनों का जब वो सहारा लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। गांधी जी ने लिखा है कि राज्य एकत्र एवं संगठित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी लिखते हैं कि राज्य एकत्र एवं संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की आत्मा होती है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति की आत्मा होती है और राज्य आत्मरहित मशीन है। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है आत्मा पाई जाती है और जो राज्य होता है वो आत्मरहित, उसमें कोई आत्मा नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं राज्य व्यक्ति की शक्तियों को विकसित होने से पहले ही समाप्त कर देता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जो राज्य होता है वो मनुष्य की जैसे ही शक्तियाँ विकसित हों उसके पहले ही उन शक्तियों को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यही कारण है कि गांधी जी राज्य का उन्मूलन करके अराजक अवस्था लाना चाहते थे। मतलब कह रहे हैं कि यही कारण था कि गांधी जी राज्य का क्या करते थे, उन्मूलन, उनका विरोध करते थे और वो चाहते थे कि क्या, अराजक अवस्था आ जाए, मतलब जिसपे किसी का कोई राज्य ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में, राज्य विहीन समाज के बारे में। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, राज्य विहीन समाज, ये दूसरा इनका विचार हो जाएगा। गांधी जी राज्य को व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। मतलब गांधी जी जो थे वो क्या कहते थे कि व्यक्ति का जो विकास है उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है, आपका राज्य है। ठीक है, बात करते हैं, गांधी जी अहिंसक समाज की स्थापना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहां पर हिंसा ना पाई जाती हो। ठीक है, क्या, अहिंसक समाज हो। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने राज्य को सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये माना है कि जो सबसे बड़ी बाधा हमारे इन चीज़ों में आ रही, वो सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, राज्य है। ठीक है, बात करते हैं, चूंकि राज्य में आत्मा नहीं होती है, ये बताते हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार की कोई आत्मा नहीं पाई जाती है, अतः इसे हिंसा से बचाया नहीं जा सकता है। और अगर इसमें कोई आत्मा नहीं पाई जाती है तो इसको हिंसा से बचाया नहीं जा सकता है, किसी न किसी प्रकार को आपको प्रकार का हिंसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही कारण है कि गांधी जी केंद्रीय सत्ता के रूप में राज्यविहीन समाज की स्थापना पर बल देते थे। कह रहे हैं कि यही कारण है, आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी केंद्रीय सत्ता के रूप में वो चाहते थे कि कोई एक केंद्रीय सत्ता हो और पूरा जो देश है वो राज्यविहीन हो, उसमें कोई भी और वो चीज़ ना पाया जाता हो। ठीक है, बात करें राज्य की शक्ति में होने वाली निरंतर वृद्धि का परिणाम यह होता है कि वह व्यक्तिकता पर शासन करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो राज्य की शक्ति में होने वाली निरंतर वृद्धि आपको देखने को मिल रही है कि राज्य की शक्ति लगातार आपको देखने को मिलती है, बढ़ती जाती है, तो इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्तिकता पर शासन करता है। जो लोगों की व्यक्तिकता होती है उस पे वो क्या करता है, हावी होने लगता है, उस पे शासन करने लगता है और उनका शोषण भी करता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं आपके, तो गांधी जी कहते हैं। आगे आपको दिखना हो, आपको आगे आपको जो है लिखना होगा कि यही कारण है कि गांधी जी ने ऐसे प्रजातंत्र की कल्पना की थी जो राज्यविहीन होगा। मतलब गांधी जी ने ये इसी कारण से जो है क्या किया था, ऐसे प्रजातंत्र की कल्पना की थी, ऐसा इमेजिन किया था जो क्या हो, राज्यविहीन हो। ठीक है, इसमें नागरिक स्वयं ही अपने शासक होंगे। मतलब कह रहे हैं इसमें क्या होंगे, नागरिक जो होंगे वो खुद अपने आप के में क्या होंगे, शासक होंगे और अपनी भलाई की योजनाएं स्वयं ही बनाएंगे। मतलब कह रहे हैं इसमें क्या होगा कि उनकी भलाई से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो खुद बनाएंगे। इससे प्रगति में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो नहीं होंगी। मतलब कह रहे हैं इससे क्या होगी, जो प्रगति होती है, मनुष्य की प्रगति होती है, किसी मानव की जो प्रगति होती है उसमें किसी भी प्रकार की आपको बाधा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राम राज्य के बारे में। तीसरा उनका विचार जो था वो क्या था, राम राज्य के बारे में। गांधी जी ने आदर्श राज्य को ही राम राज्य कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी ने जो है आदर्श राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी है। राम राज्य के द्वारा ही आदर्श समाज की रचना की जा सकती है। ठीक है, लिखते हैं कि राम, यहाँ पे राज राज्य लिख दिए हैं, राज राज्य नहीं लिखना है। राम राज्य का तात्पर्य पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य और या ईश्वर के शासन से है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य का जो तात्पर्य लिया गया है वो लिया गया है कि पृथ्वी पर केवल एक ही सत्ता का शासन होगा, वो किसका होगा, ईश्वर का होगा। ठीक है, ईश्वर का वहाँ पे राज्य होगा। ठीक है, या ईश्वर का शासन होगा। राज्य के अभाव में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य मनुष्य का स्वयं संचालित विवेक होगा। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके राज्य के अभाव में, मतलब राज्य जब नहीं पाया जाएगा, राज्य की यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। जब राज्य नहीं पाया जाएगा, राज्य के अभाव में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको अगर आप स्थापित करने का
उसको स्थापित करने का जो कार्य होगा वो क्या होगा, मनुष्य का स्वयं संचालित विवेक होगा। मतलब वो खुद के समझ से क्या करेगा, अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, बात करते हैं आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का शासक होगा। मतलब कह रहे हैं कि आदर्श राज्य में जितने भी व्यक्ति होंगे वे क्या होंगे, वे खुद के स्वयं के अपने आप में शासक होंगे। गांधी जी ने आदर्श राज्य का आदर्श राज्य या राम राज्य को स्वराज की संज्ञा दी है। मतलब कहते हैं कि गांधी जी ने जो आदर्श राज्य है या जिसे आप राम राज्य कहते हैं उसको एक नाम और भी दिया है, क्या दिया है, स्वराज दिया है। ठीक है, बात करते हैं उन्होंने इसकी विवेचना इस प्रकार की है कि मेरे लिए स्वराज क्या, मेरे प्यारे दोस्त, वो बताते हैं कि मेरे लिए स्वराज का अर्थ मेरे देश के तुच्छ व्यक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मेरे देश के तुच्छ व्यक्ति के लिए भी स्वतंत्रता होता है। मतलब कह रहे हैं कि उनके लिए जो स्वराज का अर्थ था वो ये था कि जो देश का सबसे तुच्छ व्यक्ति होगा, जिसको आप सबसे तुच्छ व्यक्ति मानते होंगे, उस व्यक्ति के लिए भी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सकेगा। ठीक है, ऐसा आपके कौन, गांधी जी मानते हैं। उन्होंने आगे लिखा भी है, क्या लिखा है कि इस प्रकार गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मात्र सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी के लिए जो है स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं लेते हैं कि सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण कर दिया जाए। ठीक है, अपितु भारत में उन सभी मजदूरों और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की करना था कि वे अपने ऊपर स्वयं ही शासन कर सकें। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि उनका ये लक्ष्य था कि जितने भी भारत के मजदूर हैं, ठीक है, जितने भी किसान हैं, उनको इतना स्वतंत्र कर दिया जाए कि वो अपने ऊपर शासन वो खुद ही करें, दूसरा कोई उनके ऊपर शासन ना करे। ठीक है, बात करें गांधी जी ने उस स्वतंत्रता को व्यर्थ माना है जो आत्मनिर्भर होगी। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी उस स्वतंत्रता को व्यर्थ कह रहे हैं, यथार्थ मानते हैं, जो क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी। मतलब स्वयं के ऊपर निर्भर करती होगी, व्यक्ति निर्भर नहीं होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती होगी। बात करें गांधी जी ने राम राज्य के सभी व्यक्ति को समान होंगे। मतलब कह रहे हैं गांधी जी के राम राज्य जो हैं उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे वो सभी समान होंगे, ऊंच नीच जैसी भावनाएं नहीं होंगी। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऊंच नीच जैसी भावनाएं उसमें नहीं पाए जाएंगी। ठीक है, ना कोई व्यक्ति धनी होगा, ना कोई व्यक्ति निर्धन होगा। यहाँ पे कहते हैं ना ही कोई व्यक्ति धनी होगा और ना ही कोई व्यक्ति क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्त, निर्धन होगा। ऐसे राम राज्य में स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे राम राज्य में क्या होंगे, मेरे प्यारे दोस्त, स्त्री और पुरुष दोनों को जो है समान अधिकार यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं जिस प्रकार से स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता पवित्रता अनिवार्य है, ठीक इसी प्रकार से इसी प्रकार की पवित्रता पुरुषों के लिए भी अनिवार्य होगी। मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप स्त्रियों की पवित्रता पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, उसकी पवित्रता को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है आपको पुरुष के ऊपर भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी। उनकी भी पवित्रता को चेक किया जाएगा, उनकी भी पवित्रता को देखा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं राम राज्य में जाति पाति और छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। मतलब बता रहे हैं कि राम राज्य में कोई भी जाति पाति नहीं माना जाएगा, कोई छूत नहीं माना जाएगा, उसमें कोई भी प्रकार की छुआछूत या फिर आपकी जाति पाति नहीं देखी जाएगी। ठीक है, बात करें इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि इस राज्य में जो है जितने भी व्यक्ति हैं सभी की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हो जाती हैं, कंपल्सरी नीड्स जो होती हैं, उनको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं इस प्रकार गांधी जी का राम राज्य ऐसी व्यवस्था के रूप में होगा जिसमें राज्य और वर्गों का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब कह रहे हैं कि जो गांधी जी द्वारा राम राज्य की कल्पना की गई है वो व्यवस्था एक ऐसे रूप में होगी जिसमें क्या, राज्य और वर्गों का अस्तित्व नहीं होगा तथा उस समाज के समस्त अधिकार नागरिकों के हाथ में होंगे। मतलब कह रहे हैं कि तथा उसमें क्या होंगे, उस समाज के जितने भी अधिकार होंगे वो सारे अधिकार किसके हाथों में होंगे, वहाँ के नागरिकों के ऊपर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम के बारे में। चौथा जो उनका विचार था वो था ग्राम। ठीक है, विलेज के ऊपर गांधी जी ने भारतीय ग्रामों को राज्य विहीन समाज की इकाई माना है। वो कहते हैं कि जो अगर आप एक उदाहरण के तौर पे देखना चाहें तो कोई भी ग्राम ले लीजिए, गांव ले लीजिए, वो क्या होता है, एक राज्य विहीन क्या होता है, समाज होता है। ठीक है, बात करें ग्राम राजनीतिक संगठन की प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करेगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, जो ग्राम होगा, गांव होगा, वो एक राजनीतिक संगठन के रूप की प्रमुख इकाई के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार गांधी जी का प्रजातंत्र ऐसे ग्राम समुदायों का संघ होगा जो आत्मनिर्भर एवं स्वशासित होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्त, आत्मनिर्भर भी होगा और स्वशासित मतलब स्वयं के द्वारा शासन किया जाता होगा जिस पे। ठीक है, बात करते हैं ग्राम पंचायत प्रशासन। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ग्राम पंचायत प्रशासन के से संबंधित
समस्त अधिकारों को संचालित करेगी, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकार होंगे उनको क्या करेगी, चलाएगी, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि पंचायतों को समस्त प्रकार, क्या मैं दोस्त, पंचायतों को समस्त प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे प्रजातंत्र में अहिंसा का पालन किया जाएगा और संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था क्या मैं दोस्त, और यहाँ पे लिखते हैं कि संपूर्ण जो प्रशासन व्यवस्था है वो सहयोग पर आधारित और संचालित होगी। मतलब सभी के सहयोग पर उसका जो है क्या होगा, आधार होगा और उसका संचालन भी सभी के सहयोग के द्वारा होगा, ठीक है। बात करते हैं इस प्रकार के राज्य में व्यक्ति को अपने विकास की पूर्णतः स्वतंत्रता रहेगी। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो राज्य हैं इसमें व्यक्ति को जो है अपने विकास, अपने डेवलप के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। बात करते हैं पाँचवें नंबर विचार के बारे में। तो पाँचवां नंबर विचार उनका जो था वो विकेंद्रीकरण का था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? विकेंद्रीकरण के बारे में था। तो गांधी जी किसी भी प्रकार के विकेंद्रीकरण के विरोधी नहीं थे। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी जो थे वो किसी भी प्रकार का अगर विकेंद्रीकरण आप करते हैं तो उसका कोई भी वो विरोध नहीं करते थे। उन्होंने प्रत्येक पहलू में विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। मतलब कह रहे हैं उनके जितने भी पहलू हुए हैं उनमें जो है उन्होंने विकेंद्रीकरण का क्या किया है, समर्थन किया है, सहयोग किया है। गांधी जी का विचार है कि जहाँ केंद्रीकरण होगा वहाँ हिंसा का प्रयोग होने की अधिक संभावना होगी। मतलब कह रहे हैं गांधी जी ये मानते थे कि जहाँ पर केंद्रीकरण पाया जाएगा वहाँ पर हिंसा होने का जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यही कारण है कि गांधी जी ने केंद्रीकरण को आदर्श समाज का विरोध बता लाया है। मतलब जो है यही कारण है कि गांधी जी ने जो है केंद्रीकरण को आदर्श समाज का क्या बताया था मेरे प्रिय दोस्त, विरोध बतलाया था, ठीक है। बात करें गांधी जी ने विकेंद्रीकरण का तात्पर्य, गांधी जी के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यह है कि समस्त अधिकार और शक्तियां पंचायतों में सीमित हो जाएं, ठीक है। मतलब कहते हैं गांधी जी के जो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है वो इससे लिया गया है कि जितने भी अधिकार हैं और जितनी भी शक्तियां हैं वो पंचायतों में क्या हो जाएं, सीमित हो जाएं। वही क्या आपका कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। छठा नंबर उन्होंने बताया था धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। छठा उनका विचार था क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका कि गांधी जी का आदर्श राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। जो गांधी जी का आदर्श राज्य होगा वो कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्त, धर्मनिरपेक्ष होगा। वहाँ किसी भी धर्म को प्राथमिकता प्रदान ना करके सभी धर्मों को समान भाव रखा जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पर उस राज्य में किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जितने भी धर्म हैं सभी को जो है समान भाव दिया जाएगा, समान आदर दिया जाएगा। सभी धर्म को बराबर की जो है मान्यता वहाँ पे मिलेगी। गांधी जी के धर्मनिरपेक्ष राज्य की विवेचना इससे पहले की जा चुकी है। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी के जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की विवेचना है वो इससे पहले क्या की जा चुकी है, की जा चुकी है, ठीक है। बात करते हैं अल्पजनों की स्थिति। जो अल्पजनों की स्थिति उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है। गांधी जी ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई धनी होगा, ना कोई निर्धन होगा, ठीक है। यही कारण है कि ऐसे समाज में गांधी जी अल्पजनों को समस्त सुविधा प्रदान करना चाहते थे, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उनके अनुसार अल्पजनों को सभी प्रकार के अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। बात करें उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होगा। उन्हें वह सभी आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे उनका नैतिक स्तर ऊंचा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें नंबर हेडिंग के बारे में। तो 8वां नंबर हेडिंग उनकी क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में थी मेरे प्यारे दोस्त, तो अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं वह वेदांत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वह वेदांत की धारणा से अधिक निकट हैं। गांधी जी के अनुसार अधिकार आत्मा की पूर्णता का अवसर है। मतलब कह रहे हैं कि जो अधिकार है मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी कहते हैं कि अधिकार जो होता है वो आत्मा की पूर्णता है, आपकी आत्मा को पूर्ण बनाने का एक अवसर होता है। क्या अधिकार होता है आपका, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि आत्मपूर्णता तब आती है जब अन्य व्यक्तियों के साथ आत्मिक एकता स्थापित की जाए। मतलब कह रहे हैं कि आत्मपूर्णता, मतलब आदमी को जो है आत्मपूर्णता तभी आती है जब अन्य व्यक्तियों के साथ उसमें क्या हो, आत्मिक एकता स्थापित की जाए। मतलब आत्मा से एकता, आत्मिक एकता का मतलब ये हुआ कि जब आपकी आत्मा और हमारी एक आत्मा क्या करे, मेल जोल खाए, ठीक है। और हम लोग किसी एक काम को, कार्य को करना हो तो एक साथ मिलके एक सहयोग में करें, उसी को आत्मिक एकता कहते हैं। यही सेवा भावना व कर्तव्य भावना का क्या मेरे प्यारे दोस्त प्रतिरूप है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यही जो है सेवा भावना या फिर कर्तव्य भावना का क्या है, प्रतिरूप है। अधिकार और कर्तव्य
अंतः संबंधित हैं। जो आपके अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, ये अंदर से दोनों क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जो व्यक्ति अधिकार प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति क्या होता है, अधिकार प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने आप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यदि व्यक्ति अपने आप में कर्तव्य पालन की क्षमता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, क्षमता को विकसित कर लेता है, तो इससे अधिकारों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। इस संबंध में गांधी जी ने स्वयं ही लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अधिकारों का जो वास्तविक स्रोत है वो क्या है, कर्तव्य है। मतलब आप अपने कर्तव्य को करते रहें, वही क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। यदि हम अपने कर्तव्य पर चलते रहें तो अधिकारों की खोज दूर तक नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अपने कर्तव्य को पर चलते रहें, जितना जो आपका कर्तव्य होता है उस पर आप चलते रहें, तो आपको अधिकारों की जो है खोज दूर तक नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी ही मिल जाएंगे। यदि कर्तव्य विमुख होगा, मतलब कह रहे हैं क्या होगा, कर्तव्य विमुख होकर हम अधिकारों के पीछे भागें तो हमें तो वह हमसे भ्रामक पदार्थ, क्या मैं पैदू तो भ्रामक पदार्थ जिसे मृग तृष्णा के समान दूर भागेगा। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही आप क्या होंगे, कर्तव्य विमुख होंगे, मतलब अपने कर्तव्य से क्या कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे। आप अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं देंगे और उसके बाद अपने अधिकारों को ढूंढना प्रयास करेंगे, तो आपके साथ वही होगा जैसे एक क्या होता है, मृग तृष्णा। मतलब क्या होती है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपसे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे दूर होता जाएगा। जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे उतना ही वो आपसे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है, लिखते हैं जितना ही हम उनका पीछा करेंगे उतना ही वे दूर जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं तुम्हारा केवल कर्तव्य होना चाहिए। तुम्हारा क्या होना चाहिए, केवल कर्तव्य होना चाहिए, उसके फल की चिंता ना करो। मतलब कहते हैं उसके आप कर्तव्य करते रहो और उसके फल की चिंता ना करो। कर्म तुम्हारा कर्तव्य है और फल तुम्हारा अधिकार है। मतलब कहते हैं जो कर्म है वो तुम्हारा क्या है, कर्तव्य है, और जो फल होता है वो क्या होता है, तुम्हारा अधिकार हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस विवेचना से ऐसा स्पष्ट होता है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा स्पष्ट होता है कि गांधी जी गीता के कर्म सिद्धांत में अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब कह रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो गीता के सिद्धांत से क्या थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं उन्होंने कर्तव्यों पर अत्यधिक जोर दिया है। मतलब वो बताते हैं कि वो कर्तव्यों पे ज़्यादा बल देते हैं। उनका विचार है कि कर्तव्य को संपादित करने से ही अधिकार की प्राप्ति संभव है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अपने कर्तव्य का संपादन कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको अधिकार अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी ने प्राकृतिक अधिकार की बात कही है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति जो होता है, जो आदमी होता है, मानव होता है, उसको अगर सामाजिक प्राणी बनना है तो बनने के लिए अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिकार अनिवार्य है। और अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या होता है, अधिकार अनिवार्य हो जाता है। प्रकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृतिक अधिकारों से ही नैतिकता का विकास किया जा सकता है, जिसको गांधी जी ने मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि व्यक्ति जब सत्य और अहिंसात्मक पूर्णतया से उपयुक्त बनने का जो प्रयास करता है उसे ही अधिकार कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति क्या होता है, सत्य पे चलने लगता है और अहिंसात्मक पूर्णतया से उपयुक्त बनने का प्रयास जब करने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को आप अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, 9वें नंबर हेडिंग के बारे में बात करें। 9वां नंबर जो उनका विचार था वो था न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जो जस्टिस सिस्टम होता है उसके बारे में गांधी जी ने न्याय व्यवस्था के संबंध में अपने विचार का प्रतिपादन किया है। उन्होंने लिखा है कि न्यायालयों द्वारा ही राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। न्याय व्यवस्था, क्या मैं प्यारे दोस्त, न्याय व्यवस्था की विवेचना भारतीय संदर्भ में करते हुए उन्होंने लिखा है कि न्याय व्यवस्था में समस्त अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, किसको मिलने चाहिए, ग्राम पंचायत को मिलने चाहिए। गांधी जी न्याय के मध्यस्थता, क्या मैं प्यारे दोस्त, न्याय में मध्यस्थता का अत्यधिक महत्व प्रदान करते थे। मतलब कह रहे हैं कि न्याय में जो मध्यस्थता होती है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं। कौन देते हैं, आपके गांधी जी देते हैं। इसी आधार पर उन्होंने लिखा है कि दोनों पक्षों को एक मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं दोनों पक्ष क्या करें, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करे जो क्या करे, इन दोनों की मध्यस्थता करे, दोनों की बातों को सुने, वही मध्यस्थ न्याय प्रदान करे। और वही क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, यही मध्यस्थ न्याय प्रदान करे। बात करते हैं बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने लिखा है कि वकील और न्यायाधीश एक दूसरे के भाई होते हैं। मतलब क्या होते हैं, जो वकील होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के भाई होते हैं। वकीलों के कारण ही समाज में
लड़ाई झगड़ों का जन्म होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? वकीलों के कारण ही क्या होता है, समाज में लड़ाई और झगड़ों का क्या होता है, जन्म होता है। वकीलों के कारण ही ब्रिटिश शासन निरंतर प्रवाहशील है। मतलब कह रहे हैं कि वकील ही एक कारण है जिनके कारण क्या रहा है कि जो ब्रिटिश शासन है वो लगातार चलती रही है, क्योंकि वकील ब्रिटिश शासन के स्तंभ हैं। वकील ही क्या हैं? ब्रिटिश शासन के क्या हैं? स्तंभ हैं, खंभे के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको टिकाए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं इस प्रकार के न्याय व्यवस्था अनेक दोषों को जन्म देती है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार की न्याय व्यवस्था क्या करती है? अनेक प्रकार के दोष को जन्म देती है। गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, धनी अपने पैसों के बल पर न्याय खरीदते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पैसों के बल पर ही क्या कर लेते हैं, न्याय को खरीदते हैं। धन का अपव्यय होता है, मतलब वहाँ पे धन ज़्यादा खर्च होता है और सत्य का हनन किया जाता है, और वहाँ पे जो है क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सत्य का हनन कर दिया जाता है। यही कारण है कि गांधी जी ने भारत के लिए न्याय पंचायतों तथा मध्यस्थों का को उपयुक्त माना है। ऐसे यही कारण है कि वो क्या करते हैं, न्याय पंचायत जो होती है और जो मध्यस्थता होती है इसी को वो उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, 10वां उनका विचार था अपराध और दंड के बारे में। तो बात करते हैं, गांधी जी आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके अनुसार आदर्श समाज में यद्यपि अपराध होंगे किंतु उनकी संख्या में निरंतर कमी कमी होती जाएगी। ठीक है, गांधी जी का मत है कि राज्यों के, एक मिनट, गांधी जी का मत है कि राज्यों के संपूर्ण व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं कि जो राज्य होता है उसके जितने भी व्यक्ति होते हैं सारे व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो अपराध की ओर आकर्षित होंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपराध की ओर अपना जो है क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, उसके तरफ जो है अट्रैक्टिव होंगे। बात करते हैं, गांधी जी का विचार था कि अपराधी प्रवृत्ति को पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि इस दिशा में प्रयास किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, अपराधी प्रवृत्ति जो होती है उसके अगर आप लोग रोक लगाना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा में आपको क्या करना होंगे, कई सारे प्रयास करने होंगे। गांधी जी मृत्यु दंड का विरोध करते थे। वो कहते थे कि मृत्यु दंड किसी को भी नहीं देनी चाहिए और हत्या के अपराधी को मुक्त कर देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति क्या करे, हत्या करे, उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गांधी जी का विचार है कि जेलों के स्थान पर सुधार गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जेल की जगह पे क्या होना चाहिए, सुधार घर बनवाए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कि सुधार गृह निर्माण किया जाना चाहिए। सुधार गृहों में जो चौकीदार हों, ठीक है, क्या मैंने पढ़ा, तो सुधार गृह के जो चौकीदार हों वे मित्र और शिक्षक की भांति हों। वो कैसे होने चाहिए, एक मित्र की भांति उन लोगों के सामने आए, एक शिक्षक की भांति सामने आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराध समाज का रोग है। ठीक है, और उसका सुधार अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं, वो बताते हैं कि जो अपराध है वो समाज का रोग है और इसका जो है क्या होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। गांधी जी का दंड सिद्धांत अहिंसा पर आधारित है। वो कहते हैं कि जो दंड का सिद्धांत है गांधी जी का, वो कहते हैं कि वो अहिंसात्मक होना चाहिए, उसमें किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, वो किसी भी प्रकार का अपराध क्यों ना किया हो। ठीक है, बात करते हैं, गांधी जी ने सन 1922 में जेल में थे। गांधी जी जब क्या थे, सन 1922 में जेल में थे, तो वहीं उन्होंने जेल सुधार की योजना का निर्माण किया था। उन्होंने क्या किया था, जेल सुधार की योजना का निर्माण उसी समय उन्होंने अपने दिमाग में चलाया था। वो जेलों को कुटीर उद्योग केंद्र के रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो जेल है वो कुटीर उद्योग के रूप में परिवर्तित हो जाए। वहाँ पे जो लोग बंद हों, उनके अंदर जो स्किल हो वो उस पे काम करें, वर्क करें। ठीक है, वह अपराधियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे। वो क्या कहते थे कि अपराधियों को घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए। गांधी जी ने लिखा है कि सभी अपराधियों को रोगी के समान और जेलों को अस्पतालों के समान समझना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जितने भी अपराधी हैं उनको रोगी के समान समझना चाहिए और जितने भी जेल हैं उनको अस्पताल के समान हमें समझना चाहिए। एक वर्ग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक वर्ग रोगी के इलाज और देखभाल के लिए रखा जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि एक वर्ग वो ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, रोगी के इलाज करे और उसके बाद उसका देखभाल भी करे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 11वां नंबर जो उनका विचार था वो था पुलिस एवं सेना के बारे में। वो लिखते हैं, गांधी जी के अनुसार पुलिस को अहिंसात्मक रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि पुलिस कैसी होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए, वो मारपीट से दूर रहना चाहिए उसको। पुलिस को नाम मात्र के हथियार दिए जाने चाहिए जाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि पुलिस को कैसा होना चाहिए, नाम मात्र का ही हथियार दिया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस को जो हथियार दिए जाएंगे उनका यह काम कम से कम
प्रयोग करेगी। मतलब कह रहे हैं कि साथ में ही जो पुलिस को हथियार दिए भी जाएँगे नाम मात्र के लिए, उनका प्रयोग वो कम से कम करेगी, ठीक है? उसको ज़्यादा नहीं होने देगी। इसका कारण यह है कि आदर्श राज्य की में संपत्ति के विरुद्ध, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो आदर्श राज्य होता है उसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं होंगे, ठीक है? अतः हथियारों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पुलिस को अहिंसक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पुलिस को अहिंसक बनने का परिणाम यह होगा कि जनता में आपसी द्वेष भावना का विकास नहीं होगा, ठीक है? और सहयोग की में वृद्धि होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर पुलिस आपकी क्या होगी, अहिंसक होगी, तो इसका परिणाम आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो जनता होगी उसमें आपसी द्वेष की भावना का विकास नहीं हो पाएगा और वो साथ में सहयोग के साथ किसी भी कार्य को करेंगे और वृद्धि भी अच्छे से करेंगे। बात करते हैं, गांधी जी का विचार है कि भारत ऐसा देश है जहाँ युद्ध प्रिय जातियाँ हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, युद्ध प्रिय जातियाँ हैं, ठीक है? जो लोग युद्ध को ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो युद्ध में मरना मरना ही पवित्र मानती हैं। क्या करती हैं? वो ऐसी जातियाँ हैं जो क्या करती हैं कि युद्ध में मरना ही अपने आप को पवित्र मानती हैं। आदर्श राज्य की जो सेना होगी वो शांत प्रिय होगी। वो कैसी होगी? शांत प्रिय होगी। इसीलिए गांधी जी ने सैन्य शिक्षा का विरोध किया है। वो क्या करते हैं? सैन्य शिक्षा का विरोध करते हैं। भारत की जो अहिंसात्मक सेना होगी, वो अहिंसात्मक सेना होगी। गांधी जी के अनुसार उसे युद्ध और शांति दोनों में ही व्यस्त रहना होगा। मतलब कैसे होना रहेगा? गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार उसे क्या होना चाहिए? युद्ध और शांति दोनों में ही क्या होना चाहिए? व्यस्त होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि जब भी राज्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जब भी राज्य निःशस्त्रीकरण पर सहमत हो जाएं तो सेना हटाई जा सकती है। मतलब कह रहे हैं जब भी राज्य क्या हो, निःशस्त्रीकरण, मतलब किसी के पास कोई शस्त्र ना हो, तब आप सेना को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। एकदम सेना और पुलिस को हटाने से समाज विरोधी कार्यों में वृद्धि होगी। मतलब कह रहे हैं एकदम से अगर आप क्या करेंगे, समाज से सेना और पुलिस को हटा देंगे तो क्या होंगे? आपको समाज विरोधी कार्य देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।